Hello all and welcome in the revision of cash flow statement. Now we have already completed that how cash flow statement has been made with the help. I have taken up all the cases, okay, except proposed dividend. Since I told you that proposed dividend is now no more uh, going to be there, but still, if at all in the problems it comes, I will sure explain you proposed dividend ledger account also. चलो let's go ahead. है फंड फ्लो का सम, लेकिन ये सम हम कैश फ्लो के लिए भी कर सकते हैं. तो इन अदर वर्ड्स जो सम्स हम लोग फंड फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन कैश फ्लो के लिए आप लाइक हो सकता है. द आंसर इज यस. नॉट ऑल, बट कैश फ्लो फ्रॉम बाय इनडायरेक्ट मेथड जरूर कर सकते हैं. तो द 2 years balance sheet and adjustment can be the required data for making cash flow statement by indirect method and also fund flow statement. So let's see this. From following the balance sheet of PKJ Limited prepared fund flow statement के बजाय हम cash flow statement consider करेंगे. 15 और 16 का हमें balance sheet दिया है. Additional information: a part of land was sold in 2016 and the profit was credited to capital reserve. A machine has been sold for 5,000 whose WDV was 6,000 and depreciation was charged 5,000 on plant in 2016. Interim dividend of 10,000 was paid in 2016 and the amount of 1,000 have been received as dividend on investment in 2016. ओके लेट्स सी. तो क्या मैंने कहा था, कुछ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को टिक करना चाहिए. तो मैं उसको कौन से बेसिस से करूंगा? आई इंस्टेड ऑफ टिकिंग आई विल कंसिडर एज हाईलाइट. ओके, तो मैं टिक करूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स को. देन बिल्स पेएबल को, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस को. बाकी प्रपोज डिविडेंड उसका अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा. नाउ करंट असेट्स में डेटर्स को, स्टॉक को, बिल्स रिसीवेबल को, देन कैश इन एंड नहीं, यस. तो 3 करंट असेट्स एंड 3 करंट लायबिलिटी. ना बाकी सबके अकाउंट बनाऊंगा. ये सब में इररिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है या नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सब अकाउंट्स बनाऊंगा. जहां जहां पे अकाउंट्स रिक्वायर्ड है वो सब अकाउंट्स बनाऊंगा, भले उसमें एडजस्टमेंट्स एक आध दो ही हो, लेकिन टू गिव यू अ कंफर्ट लेवल मैं सब अकाउंट्स बनाऊंगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं अकाउंट्स कम बनाते जाऊंगा. तो राइट नाउ प्रेजेंटली इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, COA लिख देता हूं. देन मुझे इतना COA के लिए जरूरी है. फिर CIA, CFA, cash generated during the year, CGDY, opening of cash and cash equivalent, cash and cash equivalent will give me closing cash and cash equivalent. तो दिस इज द एंटायर फॉर्मेट. ये पूरा सर इतना बड़ा आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज किया? यस, यूज किया. उसके आगे मैं अभी लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा.
तो सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% preference share capital, 9% preference share capital. Capital reserve, then capital reserve adjustment है, capital reserve, then general reserve का adjustment है, एडजस्टमेंट इन द सेंस देखो चेंज है इसलिए आएगा। पीएनएल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट होगा, वहीं से पीएनएल स्टार्ट होगा। प्रपोज डिविडेंड, यस डेफिनेटली प्रपोज डिविडेंड, proposed dividend, sir proposed dividend has no relationship with what we say interim dividend, हाँ proposed dividend completely अलग concept है, interim dividend अलग है। then comes goodwill, then comes land and building, now land and building में so there is a change, there is one question, a part of land adjustment है, तो land की बेचना है और खरीदना भी है, तो I am leaving some more lines, फिर there is plant and machinery also, उसमें भी एडजस्टमेंट है सर, देन प्लांट एंड मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतनी सारी लाइंस की जरूरत नहीं है, बट तो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बहुत बड़ा है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी विल यूज एज वर्किंग नोट। तो मैंने अगर आपने नोटिस किया बाकी सब का जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो सब के अकाउंट्स बनाए हैं। अभी क्या करेंगे सर, पूरा बैलेंस शीट में जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो सारे छोड़ के सबके हम लोग क्या करेंगे, वन वन इफेक्ट दे देंगे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इक्विटी क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में है, बाय बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज 150 एंड closing balance is 200.
देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, opening balance is 75, closing balance is 50. कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है 10। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का 20, क्लोजिंग बैलेंस is 25. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। डिफरेंस इन पीएनएल अकाउंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सर 24 minus 15, so 24 minus 15, can I say it's 9? Yeah, correct. 24 minus 15, 9 बरोबर। गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है। Then proposed dividend is 21.25 by balance 21 and to balance 25. ओके सर ये हो गया। अभी हम जाएंगे गुडविल। गुडविल मतलब हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाकी रह गया सर। तो चलो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बना देते हैं। Buy balance is 20 and to balance is 25. एकदम सिंपल है बेटा। अगर नोटिस करो सर यहाँ पे एडवांस टैक्स अकाउंट नहीं है सर, और सर आपने जब फॉर्मेट सिखाया था तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स विद एडवांस टैक्स सिखाया था। नो प्रॉब्लम सर, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स विदाउट एडवांस टैक्स। ओके बहुत सर बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा लल्लू, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, एकदम मजा आ जाता है। गुडविल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे सम्स आते हैं, ये तो बहुत इजी वाले सम्स है। बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इज 40। लैंड एंड बिल्डिंग टू बैलेंस 1 lakh, बाय बैलेंस is 85। plant machinery to balance 40, buy balance 100। ये सब रुपीज इन थाउजेंड्स है। इन्वेस्टमेंट्स टू बैलेंस 10 एंड बाय बैलेंस, मैंने कुछ या बहुत यहाँ से शुरुआत करनी थी। ओके एंड यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस इन्वेस्टमेंट बाय बैलेंस 15। ओके नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ऐड करके कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग दोनों मिला के 12 है और क्लोजिंग दोनों मिला के 5 and 4 9 है सर।
तो कैश जनरेट नहीं हुआ, उल्टा कैश यूज हो गया। डाउट क्या है? हाँ वेरी गुड, डाउट नहीं है ये तो उनका। ओके अमित भाई आपने 13 क्या बोला? 13 तो कुछ है ही नहीं। आपने कैलकुलेशन एरर किया भाई साहब। हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरा बेटा, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बोलते रहो, यू कीप ऑन आंसरिंग, क्योंकि आंसर करोगे कुछ गलत होगा तो मैं आपका वो गलती को सॉल्व कर पाऊंगा, या मैं भी कहीं रॉन्ग जाता रहूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 8 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 5। सर सब लिख दिया एक्सेप्ट जो हाईलाइट किया ना वो वर्ड छोड़ के, बाकी सबका वन वन इफेक्ट मैंने तो दे दिया। अभी ये जो हाईलाइट किया है उसका वन इफेक्ट छोड़ के बाकी सब अमाउंट्स का टू इफेक्ट्स आने चाहिए। ओके जैसे कि a part of land was sold in 2016, that is in current year, and the profit was credited to capital reserve। इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने जमीन बेचा, और जमीन बेचने से हमको प्रॉफिट भी हुआ। जनरली हमको जब असेट बेचने से प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करता है, लेकिन यहाँ पे सब में कहा है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करने के बजाय आपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया है। अभी इससे आपको ये इन्फ्रेंस आना चाहिए, आपको समझना चाहिए सर कैपिटल रिजर्व में देखो पहले 0 था अब 10,000 हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी हमने लैंड बेचा है, वो लैंड जो भी बेचा है वी हैव सोल्ड एट 10,000 रुपीज प्रॉफिट। जो भी लैंड बेचा है, वो जो भी लैंड बेचा है दैट इज सोल्ड एट 10,000 रुपीज प्रॉफिट। अभी कितने का लैंड बेचा है, कितने में बेचा है, वो कुछ भी नहीं दिया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जरा देखता हूं, अभी जरा सेकेंड एडजस्टमेंट भी देखो। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है? सेकेंड ए वन एडजस्टमेंट, जो क्या एडजस्टमेंट नंबर 1 है उसको बाद में देखेंगे, पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं। सर काय को, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 2 काफी क्लियर है that a machine has been sold for 5,000 उस WDV was 6,000, मतलब 6,000 की मशीनरी मैंने 5,000 में बेचा। सर अगर 6,000 की मशीनरी मैंने 5,000 में बेचा मतलब मुझे 1,000 का नुकसान हो गया, और नुकसान जाता है पीएनएल, कुछ भी बोला नहीं है, मतलब नुकसान जाएगा पीएनएल में। तो लेट्स पास एन एंट्री। तो मशीनरी बेचा है ना बेटा, तो बाय कैश बैंक 5,000। Sir, sale of machinery is which activity? Investing activity. Sale of machinery. कितने में बेचा सर? 5,000। पैसा आया, पॉजिटिव लिखूंगा। एंड नुकसान हुआ सर, नुकसान हो गया तो पीएनएल, नुकसान हो गया तो पीएनएल। उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया सर? उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया। अगर कम किया तो मैं एड बैक करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश भी है एज वेल एज, क्योंकि वो नॉन कैश भी है एज वेल एज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना सर? 1,000। और 1,000 का दूसरा इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड, बिकॉज ये लॉस है। लॉस ऑन सेल कितना? 1,000। सर हो गया पूरा इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेकेंड एडजस्टमेंट का फर्स्ट हाफ। दूसरा भी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 5,000। सो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट कम होगा, पीएनएल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 5,000। सर उसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल में जाएगा। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं एड बैक करूंगा। काय को सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है डेप्रिसिएशन, लेकिन वो नॉन कैश है, इसलिए आपको ऑपोजिट इम्पैक्ट देना पड़ेगा। कितना? 5,000। देन
इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10,000 हैज बीन पेड, पीएनएल को डेबिट, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करूंगा। इंटरिम डिविडेंड कितने का? 10,000 यहां से निकाल दिया। सर पेइंग डिविडेंड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है वो? 10,000। सर 10,000 नेगेटिव है सर, ऐसा गया। नेक्स्ट, an amount of 1,000 has been received as dividend on investment, मतलब हमको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में से उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया तो मैं कम करूंगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना? -1,000। क्यों? क्योंकि सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो वहां से निकाला और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना आया बेटा? 1,000 पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया। तो सर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सर कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपने जो लैंड बेचा वो 10,000 प्रॉफिट में बेचा, लेकिन वो लैंड कितने का था? कितने का था? तो वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में से। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का देखो, पहले 100 था, अभी 85 हो गया, मतलब आपने 15,000 का लैंड बेचा। आपने 15,000 का लैंड बेचा, 15,000 का लैंड आपने 10,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब आपने कितने में बेचा रहेगा? आपने 10,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 15 एंड 10, मतलब आपने टोटल बेचा है 25,000 रुपीज। आपको प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपीज में आपने बेचा है, बिकॉज यू हैड अ प्रॉफिट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉफिट पे तो पहले बेचने की एंट्री, बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक 15, 25, 15 और 10 25, एंड और प्रॉफिट जो है वो पीएनएल में जाने के बजाय मैंने गाइड किया 25 का दूसरा इफेक्ट कैश फ्लो में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड यहाँ पे 25,000 लिखूंगा। हाँ, 25,000 का दूसरा इफेक्ट दे दिया। सर उसका जो प्रॉफिट है 10,000, वो पीएनएल के बजाय क्या लिखूंगा? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे डेबिट कितना? 10,000 बरोबर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। क्या आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट समझा है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ओके, आप नहीं बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन चैट बॉक्स में जरूर बताइए। यस यस यस, 1000 में लिखना है। तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ कुछ जगह पे थाउजेंड्स में लिखा है। ओके, तो नहीं, मैंने सिर्फ ओपनिंग, ये दोनों, ये मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ 12,000 और ये 9,000। ओके, बाकी जो लेजर अकाउंट्स है वो थाउजेंड्स में रखा है। ठीक है, अभी करेक्ट है क्या? सबको आ गया? आगे बढ़ो। सर जो एडजस्टमेंट्स देना दिया था, उसका जो भी इम्पैक्ट देना था वो मैंने कर दिया। Now I will read the ledger accounts and I will find what could be the reason of increase and decrease. Let's start from equity share capital. So equity share capital 150 से 200 हो गया, मतलब कहने से बढ़ गया। An increase in share capital can only happen by issue of shares. Issue of shares, then issue of shares is financing activity. तो यहाँ पे लिखेंगे by cash bank 50, and we will write in financing activity issue of equity shares. Issue of equity shares 50,000 पैसा आया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर सर 75,000 से 50,000 हो गया, मतलब मैंने रिडीम कर दिया, और रिडीम कर दिया तो यहाँ पे लिखूंगा टू कैश बैंक
25,000, 25,000 एंड यहाँ पे लिखूंगा एंड इट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिडम्पशन ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाउ मच? 25,000 माइनस 25,000 पैसा गया. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. ये हो गया प्रेफरेंस शेयर. कैपिटल रिजर्व, सर कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी मैंने क्लोज कर दिया, मुझे हो गया. जनरल रिजर्व 20 से 25,000 हुआ, मतलब मैंने करंट ईयर में 5,000 ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में. तो मैं कहां से ट्रांसफर करूंगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5,000. तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं बढ़ा दूंगा. क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? इट इज अ नॉन कैश एक्टिविटी. ओके, सिर्फ मेरे प्रॉफिट्स एक्चुअल में कम नहीं हुए हैं, मैंने सिर्फ एक ड्रॉवर में से निकाल के दूसरे ड्रॉवर में डाल दिया. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के ड्रॉवर में से निकाल के जनरल रिजर्व के ड्रॉवर में डाल दिया. तो यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना बेटा? 5,000 ऐड बैक किया मैंने. प्रपोज डिविडेंड, सर प्रपोज डिविडेंड को क्या किया जाता है? जो हमने पिछले साल प्रपोज किया उसको पेमेंट कर देंगे. एक्चुअली डिविडेंड वंस प्रपोज शुड बी पेड विद इन 30 डेज. तो ऑफ कोर्स ये जो 21 मैंने प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया रहेगा उसको पे कर दिया रहेगा. तो पे कर दिया रहेगा. तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ऐसा पे कर दिया ना बेटा. कितना है वो? 21,000. एंड पेइंग डिविडेंड इज विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर. डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर कितना पे किया? 21,000 माइनस 21,000 क्योंकि आपने पे किया. और करंट ईयर में आपने कितना प्रपोज किया? 25. और प्रपोज करते हैं पीएनएल से. पीएनएल से प्रपोज करते हैं कितना? 25. प्रपोज डिविडेंड ओके कितना? 25. हो गया प्रपोज डिविडेंड अकाउंट. कोई बड़ी बात नहीं थी. ओपनिंग को पेमेंट और करंट ईयर इज प्रपोज, दैट्स ऑल. इतना ही है. वैसा ही प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स. ओपनिंग इज पेड. यानी अभी तक हम लोग की ऐसी पोजीशन नहीं आई है कि हमको एडवांस टैक्स भरना पड़े. ओके, तो दिस इज बिन पेड इन द करंट ईयर. कितना है वो? 20. जैसा सेम आप लोग ने डिविडेंड के लिए किया वैसा ही एंड करंट ईयर में प्रपोज्ड. तो बाय पीएनएल 25. सर पेइंग टैक्स इज विच एक्टिविटी? पेइंग टैक्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिखूंगा टैक्स पेमेंट. टैक्स पेड इज 20 एंड करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करता हूं क्योंकि नॉन कैश है. प्रोविजन फॉर टैक्सेस 25,000. ओके, ये था प्रोविजन फॉर टैक्स प्रिपरेशन विदाउट एडवांस टैक्स. कितना इजी था. इट वाज सिमिलर लाइक प्रपोज डिविडेंड. लेट्स गो टू गुडविल नाउ. गुडविल सर 50 का 40 हो गया, मतलब राइट ऑफ किए बाय पीएनएल. राइट ऑफ हम हमेशा पीएनएल के थ्रू करते हैं. 10,000 उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करूंगा क्योंकि नॉन कैश है. गुडविल रिटर्न ऑफ. कितना राइट ऑफ किया? 10,000. सर लैंड एंड बिल्डिंग तो मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया. 110 एंड 110 ऑलरेडी क्लोज हो गया. प्लांट एंड मशीनरी जरा चेक करो. प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 5,000 आना चाहिए, यहाँ पे 1,000 आना चाहिए और यहाँ पे भी 5,000 आना चाहिए.
तो हो रहा है क्रेडिट साइड में है 111 और डेबिट साइड में है 40, करेक्ट है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, सम। यहाँ पे सर ये एक ही है ऐसा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो 111 40 है, तो देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर इज 111 माइनस 40। तो सर 71, ये 71 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। सर क्या हो सकता है ये 71 डेबिट में, क्या हो सकता है? तो प्लांट एंड मशीनरी असेट है सर, असेट बढ़ा। असेट किस चीजों के वजह से बढ़ सकता है? परचेज। करेक्ट, परचेज। यस, वी हैव परचेज द फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट परचेज करने से पैसा जाता है कैश बैंक। Purchasing fixed asset is your investing activity. Purchase plant machinery कितना 71,000। ये 71,000 को मैंने बोल्ड में लिखा है क्योंकि ये मैंने ऐसा क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर पैसा गया इसलिए नेगेटिव आना चाहिए। सर नाउ वी गो इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 10,000 का 15,000 हो गया, मतलब 5,000 बढ़ गया। सर इन्वेस्टमेंट कैसा बढ़ेगा? सर इन्वेस्टमेंट कैसा बढ़ेगा? करेक्ट, परचेज। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, परचेज। परचेज से 5,000 एंड उसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000, तो पैसा गया, नेगेटिव में लिखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8,000 से 5,000 हो गया, मतलब राइट ऑफ कर दिया बाय P&L। कितना राइट ऑफ कर दिया सर? 3,000। तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करूंगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना? 3,000। ओके सर, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द लेजर अकाउंट जो मैंने बनाए थे, सारे टैली हो गए, सारे टैली हो गए, सारे। ओके, नाउ आई विल टेलिंग यू, नाउ इट इज क्रूशियल पार्ट। अभी हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट तो हमारे जमाने की बात कर रहा हूं, हमारे जमाने की बात। सर हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाजू में है ना परसेंटेज दिया है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होना चाहिए। और आई डोंट नो आप लोग को वहां पे दिया भी है प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। यू कैन नॉट पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर अंटिल एंड अनलेस यू पे टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तुम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ही नहीं दिखा रहे हो और इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिखा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड तो जरूर दिया रहेगा, लेकिन सर क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट साइलेंट, ये आपको समझना चाहिए ना सर। चलो अच्छा है, हमको इतना तो समझा कि प्रेफरेंस डिविडेंड देना जरूर है, लेकिन हम 9% किस पे कैलकुलेट करें, 75 या 50? तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड, बट दे आर रिडीम्ड व्हेन it is not given. So you have to assume, sir, when to assume that when we have redeemed preference share, we can redeem preference shares at 3 instances, either at the start of the year or at the end of the year or at the mid of the year. ये तीन में से कोई एक ही appropriate assumption है। Now again मैं वापस ऐसा बोलूंगा, हमारे जमाने में ऐसा कहा जाता था कि परचेज बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करो और सेल एंड ऑफ द ईयर में करो। यानी अगर आप इश्यू कर रहे हो तो इश्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करो, एंड अगर आप रिडीम कर रहे हो तो रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर में करो। तो यहाँ पे सर रिडम्पशन है। इन अदर वर्ड्स या इन शॉर्ट,
आपको बोलूं, यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट डिविडेंड ऑन विच एवर इज बिगर. तो 75 और 50 विच एवर इज बिगर. आई विल डू इट ऑन 75. तो कोई बताएगा कितना होता है 9% ऑफ 75? 75 into 0.09. It comes to how much? 6.75. यानी 6,750. 6,750. Am I correct? करेक्ट, वेरी गुड. 6,750. तो चलो इसका एंट्री. सर ये कुछ बोला नहीं है हमने हिडन एडजस्टमेंट. उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया. प्रेफरेंस डिविडेंड पेड. ओके, 6,750. और पेइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. प्रेफरेंस डिविडेंड पेड माइनस 6,750. ये हो गया टू इफेक्ट्स. ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो मैंने की है. मैं मतलब विशाल शाह बोल रहा है, मैं कर रहा हूँ. हमारे ज़माने में ऐसा करते थे. लेट मी टेल यू, आपके ज़माने में आई डाउट करते भी है और नहीं भी करते हैं. सी दैट्स व्हाई आई एम एम्फोसाइजिंग दैट ड्यूरिंग आवर टाइम. हमारे ज़माने में तो करते थे, अभी के ज़माने में करते हैं और करते नहीं भी है. दे डोंट ऑल्सो डू इट. ओके, बट मेरे हिसाब से एज पर लॉजिकली स्पीकिंग होना तो चाहिए, एडजस्टमेंट करना तो चाहिए. तो ये हो गया. तो इसका पूरा समेशन करना पड़ेगा. जरा प्लीज चेक करके बताइए क्या 89,750 आ रहा है? 5, 6, 16, 16, 15, 20, 20, 40, 60, 70, 80, 83, 83, 83 and 89, 89,750 बरोबर आ रहा है. तो दिस प्लस दिस, so 98,750 becomes cash from operating activity before changes in working capital. Before changes in working capital. तो वर्किंग कैपिटल, यस सर, वर्किंग कैपिटल मतलब ये डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लायबिलिटी, इनका सबका वन वन इफेक्ट देना बाकी है. तो चलो वन वन इफेक्ट देते हैं. 85 माइनस 70 मतलब कहना है से 15. सर डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए. इंक्रीज इन डेटर्स मतलब इंक्रीज इन करंट असेट. इंक्रीज इन करंट असेट्स मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब डिक्रीज इन कैश. डिक्रीज इन कैश कितना सर? नेगेटिव है ना. डिक्रीज इन कैश मतलब माइनस 15,000. कितना बढ़ गया? 15,000. 15,000. स्टॉक 39 से 55 हो गया. सर कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया सर? 16,000 बढ़ गया. मैं देखता हूँ किसी ने रिप्लाई किया है. द आंसर इज यस, 16,000. तो यहाँ पे लिखूंगा -16,000. नाउ बिल्स रिसीवेबल 10,000 से 15,000. सर ये भी बढ़ गया है. इंक्रीज इन डेटर्स के बजाय अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टॉक और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल. ओके, -5,000.
कुछ आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के पास से, चैट पे देखता हूँ। यस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्रेडिटर्स सर 13 से 24 हो गया। क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए भाई? 11,000 बढ़ गया। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज क्रेडिटर्स, इंक्रीज कैश, कितना? 13,000 नहीं, 13,000 नहीं, 11,000 बरोबर भाई, 11,000। चैट बॉक्स में कुछ डाउट तो नहीं है? करेक्ट, 11,000 पॉजिटिव, वेरी गुड, परफेक्ट। बिल्स पेबल 10 से 8 हो गया मतलब नेगेटिव 2,000। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन कैश 2,000, नेगेटिव 2,000। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 15 से 18 हो गया। सर इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, इंक्रीज इन कैश कितना? सर 3,000, 3,000 पॉजिटिव। मैं चेक कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स को कुछ डाउट नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बरोबर आंसर्स दे रहे हैं। तो चलो इसका फाइनल इम्पैक्ट देख लेते हैं। सम, so that comes to minus 24,000, minus 24,000 मतलब 98,750 minus this, that comes to, okay, 74,750 माइनस कर दिया। 98,750 minus 24,000, that comes to 74,750. So this is your cash from operating activity before tax, before tax and extraordinary item. There is no extraordinary items, so direct there is a tax paid. So I will get my cash from operating activity, माइनस कर देंगे 20,000, तो 54,750 will be my 54,750 will be my cash from operating activity. Okay, yes, now let me take one line. तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल ले लेंगे, कितना है? पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों एडजस्ट हो जाएगा। इट कम्स टू 45,000 नेगेटिव सर। एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको भी टोटल कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव्स। सर 12,750 नेगेटिव। फाइनली आपका कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर should be, please pay attention, it should be what? Cash generated during the year should be COA plus CIA प्लस CFA। नेगेटिव होना चाहिए 3,000। अगर नेगेटिव 3,000 आया तो हम राइट है, वरना रॉन्ग है। तो मैं करता हूं 54,750 प्लस नेगेटिव 45,000 प्लस नेगेटिव 12,750। ये नेगेटिव 3,000 होना चाहिए, 12,000 and 9,000। माई एंटायर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टैलीड, माई एंटायर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टैलीड। क्या आपको पूरी तरह से समझा है? Yes, I will give you time, yes, I will give you time for your doubts। कुछ डाउट्स है क्या, देखते हैं? नहीं, तुम लोग बोल रहे हो क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो जस्ट एक आपके लिए मैं थोड़ा सा, आई एम गिविंग यू टाइम टू गो थ्रू, रेफर।
उतना जगह दिखा रहा हूँ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखने के लिए। अभी ये लेजर अकाउंट्स, ये लेजर अकाउंट्स, सारे लेजर अकाउंट्स आपके इसमें आ गए हैं। ओके, यस, लेजर अकाउंट्स। Yeah. So that's all with this problem. Rest of the problem will continue in the next session. Thank you very much. God bless you all.